गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड फिक्टिशियस फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज जड़त्व निर्देश तंत्र और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज जड़त्व निर्देश तंत्र। एज जड़त्व निर्देश तंत्र क्या डेफिनेशन हो सकती है? जिस प्रकार हमने पहले डिस्कस किया था कि जड़त्व निर्देश तंत्र में जिसमें जड़त्व के नियम लागू होते हैं, तो अजड़त्व निर्देश तंत्र वे निर्देश तंत्र होंगे जिनमें न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय नियम यानी जड़त्व के नियम लागू नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखें, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं? पहला, यदि प्रेक्षक ऑब्जर्वर या अन्य निर्देश तंत्र त्वरित गति करता हो, एक्सेलरेटेड हो, मीन्स ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक एक्सेलरेटेड हो, त्वरित होता हो, तो इस त्वरित निर्देश तंत्र को हम अजड़त्व निर्देश तंत्र कह सकते हैं। दूसरा, यदि कोई निर्देश तंत्र स्वयं के सापेक्ष घूर्णन करता हो, उसकी खुद की एक्स के रेस्पेक्ट में रोटेट करता हो, तो इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी हम अजड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। देखिए, इसे चित्र में समझाया है कि एस एक स्तर निर्देश तंत्र है जो जड़त्व निर्देश तंत्र है। इसके रेस्पेक्ट में एक दूसरा निर्देश तंत्र एस डेस जो A0 त्वरण से त्वरित है और प्लस एक्स दिशा में मूव करता है A0 एक्सेलरेशन से। t इक्वल टू 0 पर दोनों O एंड O डैश कॉन्साइड्स होते हैं। अब हम देखें कि यदि केवल S निर्देश तंत्र हो तो पॉइंट P पर कोई भी बल लगता है वो उसी पे बल लगता है, परंतु यदि S डैश में इस पॉइंट P को देखें तो जो फोर्स है उसके अलावा भी अन्य बल लगता है। किस प्रकार होता है, इसकी गणना कैसे होती है, आइए देखते हैं। माना कि एक कण P जिसका द्रव्यमान m है, इस पर F का स्वयं का कोई बल नहीं है, अतः P का S निर्देश तंत्र में त्वरण शून्य होगा क्योंकि ये खुद रेस्ट में है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। परंतु S डैश जो S के रेस्पेक्ट में A0 त्वरण से गति करता है, तब इस S डैश निर्देश तंत्र में यह P बिंदु पर त्वरित गति नजर आती है, इस पर बल लगता हुआ नजर आता है। अतः S डैश में P के सापेक्ष त्वरण माइनस A0 से गति करता हुआ प्रतीत होता है। मीन्स जो एक्सेलरेशन है उसके रेस्पेक्ट में ये अपोजिट ऑफ दिस वन, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन था उसके रेस्पेक्ट में यह कण माइनस A0 कण से गति करता हुआ नजर आता है। अर्थात S डैश की त्वरित गति के कारण कण P पर एक बल माइनस M A0 लगता हुआ प्रतीत होता है। यह होता नहीं है, परंतु इस निर्देश तंत्र की गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए हम इसको सूडो फोर्स कहते हैं, फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं, काल्पनिक बल कहते हैं, आभासीय या छद्म बल कहते हैं। क्या परिभाषा होती है? वह बल जो किसी कण पर वास्तव में कार्य नहीं करता, रियली इट इज़ नॉट वर्किंग, इट इज़ नॉट एक्टिव ऑन दिस वन, परंतु निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण, इसकी घूर्णन गति के कारण लगते हुए प्रतीत होता है, इसलिए इसको आभासी या छद्म बल कहते हैं। होता नहीं है पर लगता हुआ प्रतीत करता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही एक्सेलरेटेड हो रहा है। तथा ऐसे निर्देश तंत्र अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अतः P पर जो छद्म बल लगता है A वेक्टर है, A फॉर एपेरेंट यानी छद्म या आभासी, दैट इज इक्वल टू माइनस M A0। M इज द मास ऑफ द पार्टिकल, A0 is the acceleration of the S dash with respect to the S. Hence, S dash is known as the non-inertial frame of reference because in this frame of reference, Newton's law are not valid. That is, in the absence of the external force, the observer of S dash frame is observing a force F A equal to minus M A0 on the particle P. यानी खुद पे कोई बल नहीं लगा रहे हैं, परंतु निर्देश तंत्रों के आपस में गति के कारण जो बल लगता हुआ प्रतीत होता है, उस बल को हम सूडो फोर्स कहते हैं, आभासी बल कहते हैं, फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं। माना
कि एक कण P पर वास्तविक बल S जड़त्व निर्देश तंत्र में Fr लगता है, R फॉर रियल ले रखा हमने, तो दैट इज रियल फोर्स Fr इक्वल टू MER। जब त्वरित निर्देश तंत्र S डैश हो जो इसके रेस्पेक्ट में A0 एक्सेलरेशन से एक्सलेटेड होता हो, पर कण पर लग रहा परिणामी बल यदि ज्ञात करते हैं तो वो किसके बराबर आएगा? दैट इज इक्वल टू द रियल फोर्स, वास्तविक बल एवं काल्पनिक बल के योग के बराबर होता है। सो F नेट इक्वल टू Fr वेक्टर प्लस Fa वेक्टर। Fr that is the real force, Fa that is apparent force, F that is the net force on this particle. So we can write Ma vector is equal to Mar vector minus Ma0 vector. So A equal to Ar vector minus A0 vector, या F non-inertial frame of reference net that is equal to Fi plus F0. Fi that is force on inertial frame of reference, Fn is the non-inertial frame of reference पे जो लगने वाला बल है, F0 जिसको हम fictitious force कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स। मोशन ऑफ द लिफ्ट, हम सभी लिफ्ट में बैठते हैं। यदि हम लिफ्ट में एक वेइंग मशीन लगा दें, भार नापने वाली एक मशीन लगा दें, उस पर हम खड़े होते हैं, तो यदि लिफ्ट ऊपर जाती है, नीचे आती है, या कांस्टेंट होती है, गिर जाती है, तो जो हमारा भार है वो अलग अलग आता है। कैसे चेक करते हैं? आइए इसकी विभिन्न स्थितियों पे वर्णन करें। पहला, यदि लिफ्ट रेस्ट में है, आराम में है, चल नहीं रही है, या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नियत वेग से गति करती है, तो लिफ्ट में रखी गई मशीन पर यदि हम अपना भार देखें, सो W इक्वल टू mg होगा, एंड दैट इज इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी या एक्सेलरेशन फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो W इक्वल टू mg, हियर V इक्वल टू 0 या V इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें जो भार है वही भार नजर आता है, मशीन वही व्यक्त करती है। परंतु इसके विपरीत, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर A0 एक्सेलरेशन से त्वरित होती है, तो अब जो बंदा खड़ा है उसके भार में परिवर्तन होता है। कितना भार आएगा? हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं Fn इक्वल टू Fi प्लस F0, यहाँ जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा? देखिए कि लिफ्ट A0 से ऊपर जा रही है, mg नीचे की ओर लगता है। क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इस पर जो रिएक्शन आएगी इसकी वो अपोजिट आएगी, मीन्स द फिक्टिशियस फोर्स है वह भी नीचे की ओर आएगा। सो mg प्लस Ma0 हो जाएगा, मीन्स जो नेट फोर्स आएगा, जो मशीन बढ़ाएगी, हमें अपना भार बताएगी, वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है और वेट इज इंक्रीज्ड। इसके विपरीत, यदि वह लिफ्ट नीचे की ओर A0 त्वरण से गति करता है, त्वरित करता है, तो जो नेट फोर्स आएगा, द सेम फॉर्मूला इज यूज्ड, Fn इक्वल टू Fi प्लस F0। यहाँ क्योंकि लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो इसकी जो रिएक्शन आएगी वो माइनस Ma0 ऊपर की तरफ आती है। इस पे जो लगेगा फिक्टिशियस फोर्स वो माइनस आएगा Ma0। सो द नेट फोर्स इज mg माइनस Ma0, मीन्स द नेट फोर्स इज डिक्रीज्ड, घटता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार हम देखें कि यदि अब लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रही है तो हमारा वजन बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और यदि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो हमारा वजन कम होता है। लास्ट स्टेज, यदि लिफ्ट फ्री फॉलिंग हो, यदि रस्सी टूट जाए गलती से, कंट्रोल ख़त्म हो जाए उसका, तो क्या होगा? इस बार क्योंकि लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है और ये जो त्वरण होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, A0 इक्वल टू g। So now the mg is balanced by the Ma0, so the net force F equal to mg minus mg, that is equal to 0. That is state of weightlessness conditions, या भारहीनता की अवस्था में। इस प्रकार यदि प्री फॉलिंग कोई बॉडी है तो A इक्वल टू g होगा, वह भारहीनता की अवस्था में प्रकट होता है, हमें मुक्त रूप से गिरते हुए नजर आते हैं। इसका नया एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें कि यदि बॉक्स है इसको ऊपर से नीचे गिरा दें तो क्या होगा? A इक्वल टू g आएगा।
mg नीचे की तरफ लगेगा और जो फिक्टिशियस फोर्स है -ma0 वो ऊपर की तरफ लगता है। सो नेट फोर्स इज F net इक्वल टू 0 पारहीनता की अवस्था में प्राप्त होता है। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल एंड द थर्ड एग्जांपल्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम सब पृथ्वी पे रहते हैं। अब जो सवाल उठता है कि पृथ्वी क्या एक जड़त्व निर्देश तंत्र है या अजड़त्व निर्देश तंत्र है। हम तो पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें तो कोई त्वरण नजर नहीं आता, हम कभी त्वरित अपने आप को फील नहीं करते हैं, परंतु हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की दो गतियाँ होती है। पहली, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 आवर्स में घूर्णित होती है। दूसरा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में एक पूर्ण चक्कर करती है। तो इन दोनों के कारण, क्योंकि ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, घूर्णी निर्देश तंत्र हो गया, इसके कारण पृथ्वी पर एक अलग से बल लगता है जिसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। उस फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने कैसे आता है आइए चेक करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो रेखीय वेग है, घूर्णन गति करती है, परिभ्रमण गति करती है, उसके कारण जो रेखीय वेग आता है 2πr/t। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सन कहते हैं कि इसके इस इलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकस पे होता है, तो उसकी जो एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं दैट इज 1.49 × 10⁸ किलोमीटर होता है। सो वी कैन राइट v इक्वल टू 2πr/t, r इक्वल टू 1.49 × 10⁸ × 10⁻3। t इज द टाइम पीरियड, 365 दिन, 365 इंटू द 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। So on calculating this one, we obtain the velocity of the earth around the sun is that 3 into 10⁴ मीटर पर सेकेंड। यानी इस वेग से प्रति सेकंड 3×10⁴ मीटर प्रति सेकंड से पृथ्वी गति करती है। और इस गति के कारण जो अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप हो जाता है, AC इक्वल टू v²/r, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁴ इंटू 3 × 10⁴। r is again the same distance, 1.49 × 10⁸ into 10⁻3. So on calculating we can obtain the AC equal to 6 × 10⁻⁻4 meter per second square. So think this one, this acceleration is very small. जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम उसकी तुलना करें, देखें, तो दैट इज़ वेरी स्मॉल। अतः पृथ्वी पे जो लगने वाला त्वरण है, अभिकेंद्रीय त्वरण आता है, उसका मान नगण्य होता है, इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं होता, नगण्य प्रभाव होता है। अतः पृथ्वी को प्रायोगिक रूप से हम जड़त्व निर्देश तंत्र मान सकते हैं। वास्तव में पृथ्वी एक अजड़त्व निर्देश तंत्र होता है, परंतु क्योंकि जो त्वरण होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको कैलकुलेशन में अजड़त्व निर्देश तंत्र मान सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे।